जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अतर काज़मी और आप देख रहे हैं सुनो स्पेशल। आज सुनो स्पेशल में हम बात करेंगे फिल्म ज़रार के हवाले से। नॉर्मली आप मुझे देखते हैं सियासत के ऊपर गुफ्तगू करते हुए, लेकिन इस फिल्म के ऊपर बात करने की एक ख़ास वजह है। जब मेरी और शान साहब की आप गुफ्तगू सुनेंगे तो वो आपको भी समझ आ जाएगा। शान भाई वेलकम। थैंक यू अतर भाई, इट्स अ प्लेजर बीइंग हियर। और फाइनली मैं बता दूं कि ये मेरा भी एक फ़ैन मोमेंट है, बिकॉज आई रियली फॉलो यू ऑन ट्विटर एंड आई लव द वे यू रिप्रेजेंट पाकिस्तान। थैंक यू सो मच। और पूरा पाकिस्तान तो वैसे ही आपका फ़ैन है। Thank you, अच्छा, ये जो फिल्म है इसकी कहानी पाकिस्तान को दरपेश सियासी, सहाफ़ती, सिक्योरिटी और जो दीगर मसाइल हैं उसके गिर्द घूमती है। शान साहब से जब मेरी गुफ्तगू हो रही थी, इन्होंने मुझे बुलाया, थोड़ी सी वो फिल्म दिखाई और स्क्रिप्ट भी पढ़ाया। मैंने स्क्रिप्ट पढ़ा थोड़ा सा, तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि ये तो एक ऐसा स्क्रिप्ट है कि इसके ऊपर बात होनी चाहिए, इसलिए कि इसमें बहुत सारे पहलू हैं। पहली चीज़ जो शान भाई मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि ये पॉलिटिकल फिल्म्स बनाने का कल्चर नहीं है पाकिस्तान में ज़्यादा। ऑल्दो कि ये तो ज़रार इसमें एंटरटेनमेंट भी है, रोमांस भी है, सब कुछ है, उसके ऊपर हम आते हैं। लेकिन आपके वालिद ने भी जो है ना माजी में पॉलिटिकल फिल्में बनाई हैं कश्मीर या फ़लस्तीन के हवाले से। जी। थोड़ा सा अगर आप उस पर भी हमें शेयर कर सकें। बिल्कुल। मेरे वालिद रियाज शाहिद साहब और मेरी वालदा नीलो बेगम, इनकी जितनी भी हमारी होम प्रोडक्शन की फ़िल्म्स हैं वो पाकिस्तान में मेरे ख़्याल में एक ही फ़िल्म बनी है जो फ़लस्तीन की आज़ादी की ऊपर बनी है। वो ज़रक़ा फ़िल्म थी जो मेरे अब्बा ने बनाई। तो ये एक ट्रेंड या ये उनकी एक आइडियोलॉजी जो थी वो बहुत अरसे से ऐसी फ़िल्मों पे थी, और अनफॉर्चुनेटली उनके जाने के बाद वो सिलसिला मुनक़ता हो गया। बहुत से लोग ऐसे हैं जो उस तरफ नहीं गए या उस ट्रेंड को फॉलो नहीं किया या उस इंटेलिजेंट फ़िल्म या इंटेलिजेंट स्क्रिप्ट को फॉलो नहीं किया। उसके बाद मुझे फ़ील हुआ कि अब पाकिस्तान के जो अवाम है और पाकिस्तान की जो लोग हैं जहाँ भी रहते हैं, चाहे वो दुनिया में ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं या लोकल पाकिस्तानीज़ हैं, दे आर वेरी अवेयर ऑफ देयर करंट जियो पोलिटिकल सिस्टम। जो जितना उनको है, उनको सब अवेयरनेस है उसकी। तो मुझे लगा कि जब मैं फ़िल्म लिख रहा था तो क्यों ना मैं इन दोनों एलिमेंट्स को इकट्ठा किया जाए। अगर आप फ़िल्म के पहले 3 हर्फ देखते हैं तो ZAR है, तो ज़रक़ा का भी ZAR ही होता है। तो इन अ वे इट्स अ ट्रिब्यूट टू माई फादर एज़ वेल, कि मैंने आपकी जो लेगेसी थी उसको दोबारा 525 या 80 फिल्में करने के बाद मैं दोबारा आई एम कमिंग बैक टू माई बेसिक्स। बिकॉज़ मेरे ख़्याल में इस वक्त बहुत ज़रूरी है कि हम जो अपने एक्सटर्नल थ्रेट्स हैं और जो बुलिंग, एक पाकिस्तान की जो एक बुलिंग चल रही है, अगर आप ग्लोबल मैप पे देखते हैं, कोई हमें फेटिव लिस्ट में डाल देता है, कोई हमें ग्रे लिस्ट में डाल देता है, कोई फलां कर देता है, कोई कहता है इनके पास न्यूक्लियर वेपन नहीं होने चाहिए, कोई कुछ कहता है, कोई। सो आई थिंक दैट बुलिंग हैज़ टू स्टॉप थ्रू हर आदमी अपने ज़रिए से। आप माशाल्लाह न्यूज़ में हैं तो आप अपने ज़रिए से उसको प्रोटेक्ट करते हैं और बताते हैं लोगों को। इसी तरह मुझे लगता है कि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, बिकॉज़ जब कोई इंसान एक कमरे में जाता है और अंधेरे कमरे में पूरी वो एक फ़ोकस के साथ फिल्म देखता है तो उसको मैसेज वो ट्रांसफ़र करना बड़ा आसान हो जाता है। उसमें डिस्ट्रैक्शन नहीं है, कोई कमर्शियल नहीं है, सो वो फोकस्ड एक एरिया होता है। तो मुझे लगा कि हम क्यों ना एक ऐसा जो भी थ्रेट्स पाकिस्तान को हैं एक्सटर्नली, और जो भी प्रेशर माउंट हो रहा है, और जो भी एलिमेंट्स हमारे ख़िलाफ़ काम कर रहे हैं इन द वर्ल्ड, उसको एक कमर्शियल फिल्म के अंदर लेके आया जाए और पाकिस्तान का नैरेटिव जो है दुनिया के सामने रखा जाए, बयानिया जो है उसको रखा जाए। अच्छा, इसमें मैं डिटेल से आपसे बात करना चाहूँगा, इसलिए कि हम देखते हैं कि हमारा हमसाया मुल्क भी इस हवाले से काफ़ी कुछ करता है। लेकिन ये स्क्रिप्ट में पढ़ रहा था, ये गालिबन 4 साल पहले आपने 4 साल पहले लिखा था। जब मैं इसको पढ़ रहा था मुझे लगा कि ये आप पिछले हफ्ते आपने लिखा। बहुत सारे इवेंट्स ऐसे हैं उसमें जिसमें आपने भी थोड़ा जिक्र किया। हालिया दिनों में सदर बाइडन का भी एक बयान आया और दुनिया भर से पाकिस्तान को जिस तरीके से टारगेट किया जाता है, तो ये आपने 4 साल पहले किस तरह फोर्सी कर ली है? देखें, बड़ा सिंपल है, बिकॉज 2 ही मुल्क हैं जो मज़हब के नाम पे बने। तो मुझे लगता है कि बहुत से लोगों को इस बात का इशू है कि दिस पावर दैट गॉड हैज़ गिवन अस, इसको हम हैंडल नहीं कर सकते हैं या हमारे से ले लिया जाए, ऐसा कोई एस्पेक्ट रखा जाए। मैं शुक्रिया अदा ज़रूर करना चाहूँगा डॉक्टर शाहिद साहब का, डॉक्टर शाहिद मसूद साहब का, बिकॉज लिसनिंग टू हिम, हेयरिंग हिम ऑन अ लार्जर स्केल के व्हाट कंस्पिरेसीज आर देयर, कौन सी चीज़ें निट हो रही। सब ब्लैक स्वान एक थी कि इकनॉमिक इंस्टेबिलिटी और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के बाद थर्ड ऑप्शन ये रह जाती है कि बिल्कुल ही इनको डी न्यूक्लियराइज़ कर दिया जाए या फलां कर दिया जाए। तो उसी इवेंट में अगर आप देखते हैं तो मुझे लगता था कि ये आज नहीं तो कल ये हल्का हल्का ये बताते रहते हैं, ये हल्का हल्का वेस्ट जो है वो हमें बताता रहता है कि इसको ऐसे इसको ऐसे। तो मुझे आइडिया था कि कहीं ना कहीं ये
नैरेटिव इनका बाहर आएगा कि जी ये नहीं होना चाहिए इनके पास। वैसे भी वो हॉलीवुड की फिल्म्स में भी अक्सर जिक्र करते रहते हैं इस किस्म की बातें। बिल्कुल, बल्कि अगर आप कुछ फिल्में, जब मैं रिसर्च कर रहा था तो मुझे देखने की ज़रूरत पड़ी। G.I. Joe एक फ़िल्म थी जिसमें उन्होंने बाकायदा दिखाया कि वो जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं उनके ऊपर जो झंडा बना हुआ है वो पाकिस्तान का बना हुआ है, और वो जो एक G.I. Joe की टीम आती है वहाँ से वो इवैक्यूएट करवाने आती है। सो वो इस तरह की जो मैसेजिंग थी, मुझे लगा कि एज ए पाकिस्तानी आप मेरा नैरेटिव सही बयान नहीं कर रहे हैं। मुझे लगा कि मुझे एज ए पाकिस्तानी अपना, जिसने आपने कल बड़ी खूबसूरत बात की कि हमें अपनी बात, कहानियों का मुसन्निफ़ खुद होना चाहिए, तो वो मुझे बड़ी अच्छी लगी कि हम इस एस्पेक्ट में क्यों नहीं हम प्रोटेक्ट करते हैं पाकिस्तान को। वाई एवरीथिंग हैज़ टू कम थ्रू न्यूज़, वाई कैंट एंटरटेनमेंट प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन डेवलपिंग अवेयरनेस, और एक उस बारे में दिखाया जाए कि ये जो इवेंट्स हो रहे हैं इनके ताने बाने कहाँ से चलते हैं। अच्छा, इस बहुत सारी चीज़ें हैं इस फिल्म में जो इस पे मैं आपसे बात करना चाहूँगा, लेकिन एक चीज़ जो ख़ास तौर पे मुझे इंटरेस्ट किया, उसमें एक सहाफ़ी का कैरेक्टर भी है। और सहाफ़त पाकिस्तान या दुनिया भर में एक ऑब्वियसली एक मुश्किल पेशा है, बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं। और अब मैं पूरी स्टोरी में तो नहीं जाऊँगा इसलिए कि सस्पेंस रहना चाहिए जो लोगों ने आके देखना है, लेकिन लगा इस तरह कि आपने जो सहाफ़त है उसके ऊपर भी थोड़ी रिसर्च की, और जो सहाफ़ियों को दरपेश मसाइल हैं और पाकिस्तान में जिस किस्म के इल्ज़ामात वगैरह सहाफ़ियों पे लगते हैं या दुनिया भर में, तो वो चीज़ भी आपने थोड़ी सी हाईलाइट की। जी बिल्कुल, मेरे ख्याल में मेरे वालिद एक सहाफ़ी थे और काफ़ी अरसा वो सहाफ़ी रहे, उसके बाद वो फिल्म राइटर बने। तो मुझे लगा कि ये एक बहुत अहम सतून है, बिकॉज़ ये एक वो ब्रिज है जो पावर और पीपल, लोगों और अवाम और स्टेट के दरमियान एक ऐसा पुल है जिसमें हम आहंगी रहनी चाहिए, नैरेटिव बिल्डिंग होनी चाहिए। तो मुझे लगा कि ये एक बहुत अहम सतून है पाकिस्तान का, जिसको अनकरप्टेबल होना चाहिए। इट शुडंट बी करप्टेबल इन एनी वे, वेदर इट्स एन ओपिनियन, वेदर इट्स, आई थिंक पाकिस्तान की जो आइडेंटिटी है, आई थिंक दैट शुड बी सेक्रेड। उसको इतना ऊपर होना चाहिए कि उसके नीचे सारी चीज़ें आएँ। सो मुझे लगा कि इनके साथ और अतर भाई पिछले 5, 10, 15 साल से जब से मीडिया आज़ाद हुआ है, इतना ज़्यादा इंफॉर्मेशन आना शुरू हो गया है, सहाफ़ी इतने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गए हैं, और इम्पॉर्टेंट हो गए इस सेंस में कि उनका एक बयानिया जो है जो कि आवाम को इकट्ठा भी कर सकता है और अलहदा भी कर सकता है। सो आई थिंक मुझे लगा कि इस एलिमेंट को फिल्म में लेके आने से शायद छोटा बड़ा किसी तरह भी मैं उस नैरेटिव को सीधा कर सकूं, एक वैल्यू सिस्टम को सीधा कर सकूं। हमारा फिल्मों में काम यही होता है कि एक हीरो जो अंडरडॉग है और जो सोसाइटी के हालात में फंसा हुआ है, वो किस तरह अपनी अंदर की एक वॉर से लड़ता है और अपने जो प्रिंसिपल्स उसने बनाए होते हैं पुराने, उनको तोड़ के एक नए एलिवेट करता है एक नए पॉइंट पे। सो मुझे लगा कि ये बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है इस आजकल के बयानिए में, आजकल की जो यकजहती है आवाम की और रियासत की या मुल्क की, इन सब के अंदर इनका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। सो जितने भी अगर आप देखते हैं फिल्म में कैरेक्टर्स हैं, दे ऑल रिप्रेजेंट पीपल, इंपॉर्टेंट पीपल फ्रॉम द सोसाइटी। तो मुझे लगा कि ये बहुत ज़रूरी है करना, और उसमें भी मैंने विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, अच्छे और बुरे हर जगह पे होते हैं, तो मैंने एक बुरे को पकड़ा और उसको एक पॉइंट तक लेके आया कि ये इसके अंदर की जो एक अवेयरनेस है वो जागे और ये अच्छे की तरफ आए। सो मुझे लगा कि इन माय हम्बल जो भी कोशिश थी मेरी कि आई डोंट वांट टू कि किसी को मैं नाराज़ नहीं करना, ब्रैकेट किया जाए किसी एक शोबे को। अच्छा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमारी, जिस आपने भी जिक्र किया कि हम अपनी स्टोरीज़ खुद सुनाएं, और माजी में हम ये देखते रहे, बल्कि अभी भी ये चल रहा है, कोई भी हॉलीवुड की फिल्म हो या कोई बाहर की फिल्म हो, अक्सर विलन जो है या तो उसका ताल्लुक हमारे रीजन से होता है या मशरिक़ वुस्ता से होता है। बिल्कुल। यहाँ पे जो मैंने स्क्रिप्ट देखा है कि यहाँ पे आपने उन लोगों को भी विलन दिखाया जो अक्सर विलन का किरदार अदा करते भी हैं मगरिब वाले। बिल्कुल, बल्कि मैंने तो उसमें थोड़ा सा मैं उसका बताना ज़रूर चाहूँगा कि हमने रिसर्च जब की तो हमने ये देखा कि इराक़ में आफ्टर द इन्वेजन और आफ्टर द सो कॉल्ड फ्रीडम, उसमें उसके बाद जो उसकी डेवलपमेंट के ठेके हैं वो किन लोगों को मिले। तो उसके देखें, हर वॉर में गोलियां भी बिकती हैं और बैंडेज भी बिकती है। तो पॉइंट ये है कि दोनों का इंटरेस्ट होता है कि वॉर हो, पट्टियों वाले का भी और गोलियों वाले का भी, हूएवर सेलिंग इट। तो मुझे लगा कि ये इराक़ की जो इन्वेजन है या कोई लीबिया की इन्वेजन है, इसके बाद जिन लोगों को बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स मिलते हैं on development of that, so I think they have a very
फोकस, बहुत मेन उनका इंटरेस्ट है उसके अंदर। तो हमने लगा कि ये इस तरह के लोग जो होते हैं, जो कहते हैं कि यार इस पूरे मुल्क का ठेका हमें दे दो, हम इसको डेवलप करेंगे या फलां करेंगे, पहले इसको डिस्ट्रॉय करेंगे फिर उसको डेवलप करेंगे, तो ये दीज आर द रियल विलन्स। तो वाई शुडंट वी पोर्ट्रे देम, लोगों को बताया जाए कि ये लोग वो होते हैं जो सोसाइटियों के नहीं, सड़कों के नहीं, मुल्कों के ठेके लेते हैं। तो आई थिंक दैट साइड ऑफ जो एक एरिया है वो मैंने इसमें डिफाइन कर लिया। ऑब्वियसली फिल्म के अंदर बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जिसमें आप कह सकते हैं कि बड़े इंपॉर्टेंट इश्यूज़ के ऊपर बात की, लेकिन ये जहन में रखें कि ये एंड ऑफ द डे इंटरटेनमेंट है, फिल्म है, तो इसमें आपको सब कुछ मिलेगा। बिल्कुल ही ये नहीं है कि आप जहन बना लें कि सारी कोई सियासी बातें होंगी। नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। उसमें एक और चीज़ भी है कि हमारे ऐसे हीरोज़ हैं शान भाई कि जिनको कभी ना आप देखते हैं ना मैं देखता हूँ, गुमनाम हीरोज़, बिल्कुल, जो हमारी सरहदों में भी हैं, हमारे शहरों में भी हैं, और हमेशा हमने देखा है जनाब के MI6 का एजेंट जेम्स बॉन्ड होता है, वो इधर CIA वाला आता है, इधर पूरे अफगानिस्तान से पता नहीं क्या कुछ करके चला जाता है। लेकिन इसमें हमने हमारा ISI का वो हीरो जो वाकई पाकिस्तान में बहुत कुछ करते हैं, उसको आपने पोर्ट्रे भी किया और दिखाया भी। जी बिल्कुल। मेरे ख्याल में अदर इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो दे गो फार बियॉन्ड एनी ह्यूमन। लोग आते हैं, लोग जाते हैं, लेकिन जो एक इंस्टीट्यूशन की पावर है और उसकी जो पेट्रियटिज़म है उसका, वो हमें उसको ग्लोरीफाई करना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज हमारे इतने अनसंग हीरोज़ हैं जिनका हमें पता ही नहीं, हमें सिर्फ उनका पता है जो लाइमलाइट में आते हैं या कोई बात करते हैं आके, तो हम उनके साथ एसोसिएट कर लेते हैं काफ़ी चीज़ें। लेकिन मेरे ख्याल में बहुत, जैसा हमारी पाक फ़ौज है, आई थिंक दे आर डूइंग ट्मेंडस अमाउंट ऑफ वर्क एवरीवेयर। अगर आप देखते हैं, चाहे वो अपने न्यूक्लियर वेपन्स को सिक्योर करना है या एक्सटर्नल इंटरनल थ्रेट्स को फेस करना है, तो मेरे ख्याल में जो इंस्टीट्यूशंस की जो रिस्पेक्ट है और जो ग्लोरिफिकेशन है, दैट शुड बी डन इन सच अ ब्यूटीफुल वे दैट इट शुड स्टे देयर। तो मुझे लगा कि क्यों वेस्ट के जितने एजेंट्स हैं उनको इजाज़त है कि कभी वो रैम्बो बन के अफ़गानिस्तान पूरा उल्टा देते हैं, कभी वो जेम्स बॉन्ड बन के कहीं और निकल जाते हैं। सो आई थिंक उनकी कहानियाँ या उनकी ग्लोरिफिकेशन जो है वो हमारे यहाँ क्यों नहीं होती है? हमारे यहाँ क्यों ये इट्स लाइक क्या फिल्म में नहीं ले सकते? वैसे आप यूट्यूब पे जाएँ तो आप ISI टाइप करें तो पूरा एक वो खुल जाता है कि द बेस्ट एजेंसी इन द वर्ल्ड, द बेस्ट टॉप 10 टॉप फलां। तो हमें भी ये एज अ पाकिस्तानी इख्तियार होना चाहिए कि हम अपने हीरोज़ के बारे में बात कर सकें और उनकी कुर्बानियाँ दिखा सकें और उनकी वो जंगें या वो उनकी वो लड़ाइयाँ या वो बैटल्स जो वो अकेले फेस करते हैं, जिसका ना उनको मेडल मिलना है ना उनकी रिकग्निशन होनी है, बिकॉज दे आर फ्रॉम द शैडोज़, दे हैव टू बी हिडन। तो उनका सबसे बड़ा टॉप प्रायोरिटी यही होती है कि उनका जो मिशन है वो अकम्प्लिश हो जाए और पाकिस्तान जो है वो सेफ़ रहे। सो आई थिंक उनको अपने हीरो को, जैसा अभी आप टॉप गन देखते हैं, उसमें उन्होंने मरीन्स का दिखाया है, नेवी के जो मरीन्स हैं उनके बारे में उनकी ग्लोरिफिकेशन है, वेदर थ्रू अ हीरो, कि हाउ टॉम क्रूज लुक्स, किस तरह वो आता है, हाउ ही डील्स विद द वर्ल्ड, उसकी वैल्यूज़ क्या हैं, तो वो सारा कुछ आपको एक हीरो में मिल जाता है। सो आई थिंक अगर इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग तो उसके 5-6 पार्ट बन चुके हैं। आप वेस्ट को देख लें, जेम्स बॉन्ड देख लें, जितने भी हमारे इवन उनका अगर कोई एजेंट रोग भी हो जाता है वो स्टिल अपने मुल्क की बात कर रहा होता है। वो 5-6 इतने पावरफुल एलिमेंट्स को हाथ डाल रहा होता है जिस पे उसका हाथ नहीं डल रहा होता, लेकिन ही स्टिल ऑन द लार्जर स्केल प्रोटेक्टिंग द वैल्यूज़ एंड पाकिस्तान को बचाने के ऊपर बात कर रहा होता है। सो मुझे लगा कि इसमें हमारा हीरो जो है वो ही शुड बी सिंगिंग, ही शुड बी रोमांटिसाइजिंग, ही शुड बी जो भी उसका एक ऐसा जिसमें उसमें डायलॉग है कि वो नदीम साहब इज़ माई कर्नल, तो मुझे वो कहते हैं कि वो लड़की को समझाते हैं कि यू आर falling in love with the wrong man. He's a war machine, you know. He doesn't know, उसका डेटा ही नहीं है जो तुम उसको लव की बात कर रही हो, तो कहते हो कि लव कैन क्रिएट इट्स ओन डेटा। तो वो एक ऐसे पाथ पे लेके चलते हैं कि जहाँ पे ही डज फॉल इन लव। अच्छा, आपसे रात को भी बड़ी तफसीली बात हुई, एक तो हमने इंटरव्यू भी किया, उसके बाद भी बड़ी तफसीली बात हुई। आप योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ पॉलिटिक्स और जियो पॉलिटिक्स जो खित्ते में हो रहा है, बहुत सारी बातें हैं, और टू बी ऑनेस्ट दीगर बहुत सारे अदाकारों को, फ़नकारों को भी मालूम होंगी, लेकिन मेरे लिए बड़ा सरप्राइजिंग था कि इतनी ज़्यादा चीज़ें, इसलिए कि हर बंदा अपने अपने शोबे में इतना बिजी होता है कि दूसरी चीज़ों पे आपका ध्यान नहीं जाता।
इतनी सारी चीज़ों के होते हुए ये सारी चीज़ें आपके जहन में चल रही हैं, बीच में आपने फिर रोमांस भी डाल दिया, ये फिर किस तरह मुमकिन होता है? सर देखें, कहने का मकसद ये कि आवाम को एक न्यूज़ में और फिल्म में फ़र्क ये है कि कुछ चीज़ें दिमाग में रहती हैं, कुछ चीज़ें दिल में रहती हैं। तो एंटरटेनमेंट दिल में रहती है और न्यूज़ दिमाग में रहती है। जिस तरह आप आवाम के दिलों में नहीं, अब तो आप ज़्यादा आवाम के दिलों में तो वो मैं हमेशा ये कहता हूँ कि कोई भी एक ऐसा मैसेज जो एंटरटेनमेंट में और कमर्शलिज्म में रैप अप हुआ हो विद योर वैल्यू सिस्टम और आपके जो एक एरिया है जहाँ पे आप रह रहे हैं, जो आजकल के हालात हैं। देखें, यहाँ तो ये साइंस फिक्शन हो तो मैं बड़े आराम से कह सकता हूँ कि 4 एलियन आए और उन्होंने ये कर दिया। इट्स नॉट अ साइंस फिक्शन, इट्स एक्चुअली जो पाकिस्तान के साथ हो रहा है उसको हम एक स्क्रिप्ट में लेके आएँ और उसको एक कमर्शियल लुक दे के, ताकि जब आवाम टिकट खर्च करके वो फिल्म देखने आती है तो हमारे नैरेटिव को सुनते हैं वो बोर ना हो। They should have their chocolate, they should have their popcorns, they should have their action sequences, they should have their music. उनके romantic moments जो हैं वो सारे intact रहें और आपकी जो एक नैरेटिव है वो भी चलता रहे। सो मुझे लगा कि ये एक बड़ा अच्छा बैलेंस है जो हमारे यहाँ मिसिंग है। आइदर हम बिल्कुल ही एक कमर्शियल फिल्म बना देते हैं जिसका कोई ताल्लुक़ नहीं होता आवाम से, या कोई उसकी कोई ऐसी कोई डेटा ऐसा नहीं होता जो आवाम के अंदर हो, या हम बिल्कुल ही एक बहुत इंटेलिजेंट फिल्म बना देते हैं जो बिल्कुल इस लोगों के सरों से गुजर जाती है। सो आई थिंक हम अगर आज ईरानी फ़िल्म की बात करते हैं तो बड़ी अच्छी खूबसूरत फिल्में बनाते हैं, लेकिन उसको आप अवामी फ़िल्म नहीं कह सकते हैं पाकिस्तान में, बिकॉज़ लैंग्वेज नहीं है, उनके हमारे सेंटिमेंट्स इमोशंस डिफरेंट हैं। तो हमारे यहाँ एक नया जॉनरा जो एक स्पाई थ्रिलर के अंदर हम अपने अराउंड जो जियो पॉलिटिक्स चल रही है हमारी, चाहे वो अफ़गानिस्तान हो, रशिया हो, इंडिया हो, ईरान हो, ये सारे जो हमारे एरिया में चल रहे हैं, हमें उनके साथ जो भी हमारा नैरेटिव चल रहा है उसमें हम फिक्शन क्रिएट नहीं कर सकते, बिकॉज इट्स करंट न्यूज़, यू कैन सी इट एवरी डे। तो मुझे लगा कि इन दो सब को इकट्ठा करके अगर हम एक खूबसूरत सा एक एंटरटेनमेंट जिसमें जैसा मेरे अब्बा को एक दफ़ा सियासत में किसी सियासी लीडर ने कहा कि आप सियासत में आ जाओ, उन्होंने कहा नहीं, मैं आई एम गुड विद फिल्म्स, बिकॉज मैं जो नैरेटिव देना चाहता हूँ, जो नैरेटिव आप देते हैं उसके आप लोगों में पैसे देते हैं तो वो आपको सुनते हैं, मैं पैसे लेता हूँ और लोगों को अपना नैरेटिव बताता हूँ। और दूसरा, मेरा एक फोकस्ड कमरा है अंधेरा, और उसमें मैसेज जो है मेरा लाउड एंड क्लियर उनके दिमाग में घर करता है, चाहे उनको 10 दिन बाद याद आए, कि उनकी वैल्यू सिस्टम में जाके वो काम करता है। सो मुझे लगता है कि फ़िल्म का इतना इम्पॉर्टेंट और पावरफुल रोल है ऑन अ स्केल। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में उसको रिकग्नाइज़ नहीं किया जाता, उसको हम जिस मिनिस्टर को कोई मिनिस्ट्री ना मिल रही हो उसको हम कल्चर मिनिस्ट्री दे देते हैं और उसको कहते हैं कि यार इसको ये भी पोर्टफोलियो दे दो, यूथ फेयर भी दे दो, फलां भी कर दो। सो इट्स, हालांकि वो ये समझ नहीं रहे हैं कि कितना ज़रूरी है कि आप आज अपनी यूथ को नर्चर करना शुरू करेंगे थ्रू एंटरटेनमेंट, तो वो एक डिफरेंट नैरेटिव और अपना नैरेटिव दुनिया के सामने रखने के लिए, अपना बयानिया सामने रखने के लिए इंफोटेनमेंट जो कहा जाता है, इंफॉर्मेशन के साथ साथ इंटरटेनमेंट। अच्छा, कुछ और चीज़ें भी हैं बड़ी इंपॉर्टेंट इस फिल्म के हवाले से, ये फिल्म शूट किस तरह हुई, उसके अलावा कुछ और बड़े इंपॉर्टेंट इसमें जो चीज़ों की तरफ इशारा किया गया है, बताया गया, उसके ऊपर भी बात होगी एक छोटी सी ब्रेक के बाद। जी वेलकम बैक। शान साहब से हमारी बात हो रही है। शान भाई, जिस तरह हम बात कर रहे थे कि ऑब्वियसली आपने बताया कि खित्ते के अंदर जो हमें चैलेंजेस हैं, इस फिल्म के अंदर बहुत सारे ऐसे किरदार भी हैं जिनको कहीं और से कंट्रोल किया जाता है। कल मैं कास्ट के कुछ लोगों से भी मिला, एक विलन से भी मैं मिला, कल मेरी मुलाकात हुई कि जिनका ताल्लुक शायद हमसाया मुल्क से है। बिल्कुल। तो इसके ये सारा करने के लिए भी किस हद तक आपको रिसर्च करनी पड़ी, इसलिए कि जिन जिन शख्सियात के आप नाम ले रहे थे वो शख्सियात तो वो हैं जिनके बारे में हम पढ़ते हैं कि वो क्या कुछ करते रहे। आई थिंक अगर आप थोड़ी सी कोई भी रिसर्च करें स्क्रिप्ट लिखने से पहले, तो मुझे आपको बड़े आराम से उनके जो लेक्चर्स हैं वो मिल जाते हैं आपको। उनकी जो अगले 5 साल की प्लानिंग है, हमारे हमसाया मुल्क के ही वो हैं, धोवल साहब हैं, उनका बड़े लेक्चर्स मिल जाते हैं। तो अगले 5 साल के या 2 साल के या 3 साल के जो भी उन्होंने प्लानिंग की हुई है, वो देर एक्चुअली बूस्टिंग अबाउट इट। सो आई थिंक यू गेट अ लॉट ऑफ डेटा फ्रॉम देम कि इनका झुकाव किस तरफ है और ये क्या प्लान कर रहे हैं। उससे आप नेट करते हैं कि इनका एक्शन प्लान ऑफ एक्शन क्या होगा। तो जैसा मैंने कहा कि जब मैंने ये रिसर्च करनी शुरू की कि थ्रू अफ़गानिस्तान कितना यहाँ पे आ रहा है टेररिज्म या जो जितना भी जो कुछ हो रहा है पाकिस्तान में,
तो उसके ताने बाने करते 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 हम एक पॉइंट पे पहुँचे, तो वहाँ पे देयर वाज एन एम्बेसी देयर, तो वो वहाँ से काफ़ी चीज़ें जो थी वो हैंडल हो रही थी, जो कि गूगल इट, यू नो, इट्स देयर। बट होता ये है कि आपको इस हवाले से तो पाकिस्तान ने बहुत सारे शवाहिद अक़वाम मुत्तहिदा को भी दिए थे, जो कुछ हो रहा था अफगानिस्तान से। इवन उसमें अगर आप देखते हैं तो वो एक अभी उनका एक स्पाई हमने पकड़ा भी और वो सारा हुआ। आई थिंक दैट इज़ ऑल्सो इन द फिल्म, एक सीन में है वो भी। तो वो बड़ा अच्छा उसका एक नैरेटिव था कि वो व्हाट वाज ही डूइंग है। सो ऑब्वियसली देयर आर पीपल हु आर इन ईच अदर्स कंट्रीज डूइंग स्टफ। तो मुझे लगा कि हम इसमें कोई भी, जब भी मैं फ़िक्शन लिखने लगता था तो वो एक्चुअली कोई रियलिटी का कैरेक्टर होता था। तो वो अगर आप थोड़ी सी उस पर रिसर्च करता था मैं, तो मुझे लगता था ओ यार ये तो ये आदमी है, सो इसका ये बयानिया है, इसकी ये न्यूज़ उसने दी हुई है, इसने अभी एक किसी यूनिवर्सिटी में जाके ये लेक्चर दिया, उसमें इसने ये बोला है, एंड दिस इज़ व्हाट दे प्लान टू डू। सो इट वाज वेरी इजी इन अ वे कि अगर आप पाकिस्तान के दुश्मन ढूंढने निकलते हैं तो बड़ा आसान काम है इनको ढूंढना, कोई बड़ा बात नहीं, बिकॉज दे आर एक्चुअली सेइंग इट आउट लाउड। तो मुझे लगा कि एक तो हमें इस नैरेटिव को, जो कि अवाम की रीच से बाहर है, क्यों रीच से बाहर है, बिकॉज उनका शायद इतना इंटरेस्ट ना हो कि वो रिसर्च करें उसके ऊपर, तो क्यों ना इसको लेके आया जाए, क्यों ना उस अनटोल्ड वॉर को, द वॉर यू कांट सी, वो जंग जो आपको नज़र नहीं आ रही लेकिन हो रही है, वो बयानिए की जो जंग है वो कहाँ है। तो मुझे लगा कि इसको हमें इस फिल्म के अंदर कंक्लूड करना चाहिए ताकि अवेयर हो अवाम कि जैसा एंटरटेनमेंट के ऊपर मैं ज़रूर ये कहना चाहूँगा कि बहुत से एरियाज़ हैं जहाँ पे हम ये समझते हैं कि 5th जनरेशन वॉरफेयर सिर्फ न्यूज़ के थ्रू आती है या फेक न्यूज़ के थ्रू आती है। तो मेरे ख्याल में एंटरटेनमेंट के अंदर भी जो स्पेक्ट्रम है 5th जनरेशन वॉरफेयर का, इट प्लेज़ अ वेरी पिवटल रोल, क्योंकि एंटरटेनमेंट में बार बार ये कहता हूँ कि आपकी वैल्यू सिस्टम को जाके हिट करती है, और चाहे वो कपड़े हों, चाहे वो बाल हों, चाहे वो द वे आई लुक हो, वो सारा एंटरटेनमेंट के ऊपर बेस करता है। तो मुझे लगा कि हम क्यों ना, जिस तरह एक अभी एक चैनल है यूट्यूब पे भी है, वो फिल्में बना रहा है, वो एक नेटफ्लिक्स पे अगर आप देखते हैं तो बलूचिस्तान के ऊपर वो उन्होंने इंडिया ने काफ़ी फिल्में बनाई हैं जिसमें वो दिखा रहे हैं कि यहाँ पे दे वांट टू बी सेपरेट और फलां और ये वो सारा उन्होंने उसके अंदर दिखाया है। अभी जितनी नई फिल्में वो बना रहे हैं, दे आर ऑल पार्ट ऑफ दैट आइडियोलॉजी दैट बीजेपी हैज़ कि जी एक, अभी तो उनकी पूरी फिल्म इंडस्ट्री इस तरह लगता है कि नेशनलिज्म उनके ऊपर इस हद तक हावी हुआ है कि वो सच्चाई कोई पीछे रह गई, बल्कि फिक्शन से भी वो आगे निकल गए। बल्कि नेशनलिज्म के साथ साथ उनका एक जो रिलीजियस फंडामेंटल हिंदुत्व मेंटालिटी, वो जो मेंटालिटी जो सैफरॉन सैफरनाइजेशन ऑफ बॉलीवुड एग्जैक्टली, तो वो अगर आप देखते हैं तो बड़ा आसान नज़र आता है। आपका सारा हीरो जो है वो पुराने राने फलां, जिसने ये किया, जिसने वो किया, जिसने मुगलों को मारा, जिसने फलां कर दिया, वो सारा डेटा उनका वहाँ पे चलना शुरू हो रहा है। सो दे आर चेंजिंग हिस्ट्री थ्रू डॉक्यूमेंटेड एंटरटेनमेंट फिल्म। तो वो बड़ा, कौन निकालेगा किताब और कौन जाके पानीपत को पढ़ेगा, तो 1.5 घंटे में आप नैरेटिव लेके उनका जैसा भी है वो लेके आप बाहर आ जाते हैं। सो मुझे लगा कि एंटरटेनमेंट, अभी भी उन्होंने एक फ़िल्म बनाई, धूप की दीवार थी, जिसमें एक शहीद का बेटा और इंडिया में का शहीद का बेटा और इंडियन पाकिस्तानी शहीद की बेटी, उनकी आपस में लव स्टोरी। सो आई थिंक ये जो कोर वैल्यूज़ हैं हमारी, जो एक टू नेशन थ्योरी है, उसको डिफाई करती है एक तरह से कि आप तो आई थिंक स्लोली ग्रेजुअली व्हाट दे आर डूइंग इज़ they are giving the due share to news, yet they have a huge plan on entertainment. ठीक, अच्छा, इसमें भी मैं बात करना चाहूँगा कि ऑब्वियसली वो लोग तो बहुत कुछ कर रहे हैं, यहाँ पे जो हम अपनी तरफ से एफर्ट कर रहे हैं, हमारी इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री कर रही है, क्या डू यू सी दैट एज, मैं कहना तो नहीं चाहूँगा अबिस्मल है ये परफॉर्मेंस इसमें, या फिर उनको उस तरह जो सहूलियात मिलनी चाहिए, जिस तरीके से उनको इनकरेज किया जाना चाहिए, उसमें भी कोई कमी है? देखिए जी, मैं हमेशा ये कहता हूँ कि मैं अपने आप को वो फ़ौजी समझता हूँ जो कल्चर बॉर्डर पे अकेला लड़ रहा है, विदाउट सप्लाई, विदाउट एनी सपोर्ट। ये फिल्म आपने देखी है, आई थिंक अवैस रऊफ साहब हमारे प्रोड्यूसर हैं, और उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है कि उन्होंने इस तरह का स्क्रिप्ट जो है उसको कहा कि हमें ये वाला स्क्रिप्ट जो है बनाएंगे। सो मुझे लगा कि हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा ये प्रॉब्लम है कि हम लोग जो सेट रूल्स हैं हमारे सो कॉल्ड थिंकर्स और डिसीजन मेकर्स के, वो उसमें बहुत कमी है। अभी अवेयरनेस इतनी आई नहीं है लोगों में या डिसीजन मेकर्स में कि वो एंटरटेनमेंट को एक ऐसा
हथियार समझें या एक ऐसा एरिया समझें जहाँ से डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा हो सकती है। सो मुझे लगा कि पाकिस्तान में बहुत कम है, बहुत रेयर है। आई थिंक दिस विल बी आफ्टर माई फादर्स फिल्म, आई थिंक दिस इज़ द सेकेंड फिल्म होगी जो किसी इस नैरेटिव पे बनी है। तो इसके बीच में अगर आप देखते हैं तो वो ऑब्वियसली लॉट ऑफ डेटा इज़ देयर, वो लेकिन वो आपको जब आप जा रहे होते हैं आपको लग रहा होता है कि यार ये तो सारी वही होगी फिल्म, इफ़ इट्स मेड बाय अ सर्टन एरिया या प्रोड्यूसर। तो अभी भी बहुत काम होने वाला है। आप देखें कि पंजाब में भी अगर आप देखते हैं तो जितने न्यूज़ चैनल हैं उनमें से मेरे ख्याल में 2 हैं जिनका एंटरटेनमेंट चैनल होगा। सो एंटरटेनमेंट आपको ऑन द स्केल अगर आप देखना शुरू करते हैं तो आपको लगता है कि नोबडीज़ प्रायोरिटी, जितने भी डिसीजन मेकर्स हैं उनकी प्रायोरिटी नहीं है एंटरटेनमेंट। हालांकि एंटरटेनमेंट इज़ सो ह्यूज कि मेरा उसमें ये ना देखें, ये जो ब्रेकिंग न्यूज़ की साइकिल है, न्यूज़ थोड़ी देर के लिए याद रहती है। अगर कोई फिल्म हिट हो जाए या कोई गाना हिट हो जाए तो गुनगुनाते रहते हैं आप उसको। बिल्कुल, तो वो मैं उससे आप बेहतर तरीके से अपना मैसेज पहुंचा सकते हैं। तो मेरे ख्याल में अगर वो वैल्यूज़ और वो जो बातें हैं, वो पाकिस्तानियत अगर मुझे उस तरह याद हो जिस तरह मुझे कोई गाना याद है, तो वो हर वक्त मेरे अंदर चलती रहेगी। तो मुझे लगता है कि एंटरटेनमेंट का जो बहुत बड़ा असर है, और फिर पाकिस्तान आई थिंक हम लोग पिछले 60 से 70 साल से एक ही चीज़ है जो बहुत ही ज़्यादा कम पाकिस्तान में मिली, वो थी एंटरटेनमेंट। लोगों ने उसको खाने के थ्रू और कपड़ों के थ्रू और इसी तरह इसको कैटर किया है। सो यू डोंट एक्चुअली हैव अ प्लेस, यू डोंट हैव एक्चुअली हैव एरियाज़ टू गो जहाँ पे आप कॉन्सर्ट्स देख सकें या म्यूज़िक देख सकें, या आपकी नई नस्ल जो है उनको क्रिकेटर बनने के अलावा भी कोई ख्याल आए कि 22 करोड़ अवाम में से सारे तो 12 बंदे नहीं हो सकते ना। तो वो आप स्टेट जब सपोर्ट करती है क्रिकेट को, तो फिर हर अवाम का आदमी जो है वो क्रिकेट की तरफ देखता है। तो मेरे ख्याल में हमें यूथ को और अपॉर्चुनिटीज़ देनी चाहिए, बिकॉज उसमें एक्टर्स हैं, उसमें सिंगर्स हैं, उसमें राइटर्स हैं, उसमें थिंकर्स हैं। अब देखें, अगर मीडिया को आज़ादी ना मिलती तो आज आप जैसे खूबसूरत और यंग एक्टर्स जो जर्नलिस्ट हैं वो किस तरह सामने आते। तो आज भी वो पीटीवी पे हम पुराना ही कोई एक देख रहे होते, एक मंजरनामा या व्हाटएवर। तो मुझे लगा कि ये फ्रीडम जब स्टेट सपोर्टेड होती है तो उसका एक अपना एक उसकी अपनी भर्ती है। तो आपकी जितनी यूथ है वो पोलिटिसाइज हो चुकी है, और वो आपको वैसे इट्स अमेजिंग कि हमारी यूथ पॉलिटिक्स में कितनी ज़्यादा एक्टिव है। अगर आप सोशल मीडिया पे भी चले जाएं, ऑल डे पॉलिटिक्स, और वो जिस तरफ आपने भी इशारा किया कि दूसरी तरफ यही पॉलिटिकल मैसेज हम उनको एंटरटेनमेंट के थ्रू भी दे सकते हैं। तो सर वो अवेलेबिलिटी ऑफ द प्लेटफॉर्म, अगर आप एक प्लेटफॉर्म की अवेलेबिलिटी देते हैं तो यूथ को लगा कि यार चलो हमें पॉलिटिक्स मिल रही तो हम अगर आप इनको डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं तो इनका इंटरेस्ट क्या है, इनके अंदर क्या है, कौन क्या बनना चाहता है, किसको लगता है कि उसकी आवाज़ बहुत अच्छी है, किसको लगता है कि ही इज़ गुड लुकिंग एंड थोड़ा सा ठीक करके अपने आप को हीरो आ सकता है। हमने वो ख्वाब छीन लिए उनसे। हमने उनको जब भी आप एक जगह पे एक आवाम को या यूथ को बंद करना शुरू करते हैं तो हमें कोई ना कोई रास्ते देने चाहिए, नहीं तो पानी खड़ा एक जगह पे ख़राब हो जाता है। हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली हमें जो भी रास्ता मिला वो सियासी था, तो पॉलिटिक्स का उनको रास्ता मिला। उन्होंने कहा यार यही तो आप एनर्जी देखें यूथ की कि दे हैव चेंज द सीन ऑफ पॉलिटिक्स इन पाकिस्तान। इसलिए क्योंकि उनके पास एनर्जी बहुत है, दे आर ड्रिवन, दे आर पैशनेट, लेकिन उनके पास प्लेटफॉर्म सिर्फ सियासत था, सो दे वेंट टू सियासत। अच्छा, मैं थोड़ा सा इसके ऊपर भी आऊँगा कि कहाँ पे हम लैकिंग हैं, कहाँ पे स्टेट लैकिंग है, उसके ऊपर भी बात करूँगा। लेकिन ये जो फिल्म आपने ज़रार बनाई, अब ऑब्वियसली इसमें कुछ शूटिंग बाहर के मुल्क में भी हुई, तो वो कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? बड़ा अच्छा जी। वो आपने गोरे बीच में विलन भी बना दिए। वो गोरे तो वेरी गुड एक्टर्स एडम एंड बड़ा अच्छा हमारा उनके साथ काम रहा। वी वेंट टू लंदन फॉर एटलीस्ट 20 डेज। हमने शूट किया वहाँ पे एक्शन सीक्वेंसेस। मेरी पूरी टीम जो है वो फ्रॉम कैमरामैन टिल द एक्शन कोरियोग्राफर ये सारे टर्की से थे और लंदन से थे। फिर आप उनको पाकिस्तान भी लेके आए थे कुछ? उनको पाकिस्तान लेके आया, उनको सारा, बिकॉज वी हैड सम सीक्वेंसेस हियर एज वेल। तो जब वो आए यहाँ पे उन्होंने देखा तो दे वर सरप्राइज्ड। तो उनके जो डेटा उनको मिलता था वहाँ पे कि जी वहाँ पे ये है और वहाँ पे ये है, तो उन्होंने कहा दिस इज़ नॉट द कंट्री वी सी ऑन टीवी। आई सेड या बट यू नो हैंग आउट मोर एंड यू लव इट। तो कहने का मकसद ये कि वो ये बड़ा इंपॉर्टेंट था कि वो लोग हैं जो उधर मेन स्ट्रीम फिल्में बनाते हैं, वो जब आके यहाँ पे फिल्म बना के
अब वो उधर जिससे भी मिलेंगे, कोई अगर पाकिस्तान के हवाले से सीन हो रहा होगा, वो कहेगा हैंग ऑन, एक्सक्यूज मी, ये ऐसा ही नहीं है, मैं वहाँ से होके आया हूँ। बल्कि वो दे कॉल्ड मी आफ्टरवर्ड्स कि जी हम कुछ और प्रोडक्शंस हैं जो हम पाकिस्तान लाना चाहते हैं। वी हैव टोल्ड आवर फ्रेंड्स कि यार कोई ऐसा सिक्योरिटी का चक्कर नहीं है, वहाँ पे सब है, यू नो। उनको हम लोग आई शोड देम अप नॉर्थ, मालम जब्बा, ये वो सारा स्की रिजॉर्ट, दे वर लाइक आउट ऑफ देयर माइंड कि ये दिस इज़ पाकिस्तान एंड दिस इज़, हम तो इसके बारे में तो सिर्फ इतना से एक बड़ा घुटन वाला एक नैरेटिव हमें बयान होता है। तो उसके बाद उन्होंने मुझे कहा कि जी हम 2-3 फिल्में और हैं जिनकी प्रोडक्शन यहाँ करना चाहते हैं। सो मैंने कहा बिल्कुल, आई विल गेट यू ऑल द परमिशन, यू कम एंड शूट। सो आई थिंक हम टूरिज़म को, हमने रिलीजियस टूरिज़म भी अभी एक निकाला है हमने, वो थ्रू करतारपुर कॉरिडोर। तो मेरे ख्याल में हम टूरिज़म को एक इस साइड से भी ले सकते हैं कि ज़रूरी नहीं है कि हम इन एरियाज़ के अंदर, टूरिज़म सिर्फ यही नहीं है। सो आई थिंक फिल्म टूरिज़म जो है उसके अंदर बहुत कुछ होने वाला है। लॉट ऑफ पीपल वांट टू कम एंड शूट इन पाकिस्तान, बट अनफॉर्चुनेटली दे हेयर द न्यूज़ एंड दे थिंक दैट पाकिस्तान इज़ नॉट a safe country to be in. I think I'm a Pakistani and I've been living in Pakistan for more than 45 years and I love it. So ये एक नैरेटिव उनकी तरफ जाना भी बहुत ज़रूरी था। लेकिन मज़ेदारी की बात ये कि जब वो यहाँ आए और खाने शाने हमने खाबे शाबे अपने उनको खिलाए, तो they were really amazed. और even in London when we were shooting, सारा क्रू उनका था, we shot in proper London ताकि हमें बेस्ट आर्किटेक्चर और बेस्ट म्यूज़िक के लिए हमें जो गाने। तो लंदन में, सिर्फ लंदन में या आगे पीछे किसी और सिटीज़ जी? में भी वी वेंट टू बर्नमर्थ, वहाँ पे वी शॉट इन बर्नमर्थ, वी वर इन लंदन। हम लोग बहुत सारी एरियाज़ ऐसे थे कि जो हमें असल में वो सारे उनकी जो एक पॉलिटिकल आर्किटेक्चर है उनका, वो सेंट्रलाइज्ड है। बिल्कुल। तो अगर आप उनकी MI की बिल्डिंग देखना चाहते हैं तो खुफिया इदारे की बिल्डिंग भी सामने है, वो सामने है। तो हमें वो ज़्यादा फील हो रहा था कि हम इसी एरिया में ज़्यादा रहें। ठीक। लेकिन ये है कि एक्शन सीक्वेंसेस जो थे, जो ख़ास तौर पे कार चेस जो था और फलां था, वो दे वर स्टंट्स देयर, लेकिन मैं ख़ुद उनको करना चाह रहा था बिकॉज आई लव ड्राइविंग द कार एज इट इज़। तो दैट वाज क्वाइट डेंजरस, लेकिन वो मैं आपके साथ क्लिप्स भी शेयर करूँगा। और टर्की वाज अमेजिंग, यू नो, टर्की वाज, आई वुड लव टू थैंक द टर्किश गवर्नमेंट एज वेल। कि अब देखें ना, कितनी दुख की बात है कि हमारी किसी भी मुल्क से कोई ट्रीटी नहीं है फिल्म के ऊपर। हम जब यूके गए, यूके में डजंट हैव अ ट्रीटी विद पाकिस्तान एज फार एज फिल्म्स एंड ऑल दीज आर कंसर्न्ड। सो वी हैड टू गो थ्रू अ लार्जर, टर्की के साथ हमारा नहीं है, चाइना के साथ हमारा नहीं है। मुझे समझ नहीं आती। डिटेल से बात करते हैं ज़रा एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। जी शॉर्ट ब्रेक के बाद आपसे दोबारा मुलाकात होती है, 1 मिनट। जी वेलकम बैक। बात हो रही है शान साहब से उनकी फ़िल्म ज़रार और ओवरऑल जो हमारी इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है और जो पाकिस्तान का बयानिया है उसको किस तरह हम दुनिया के सामने प्रोजेक्ट कर सकते हैं, उस पर बात हो रही है। शान भाई, बड़ी इंपॉर्टेंट आपने बात की कि हमारी कोई ऐसी ट्रीटी नहीं है, कोई ऐसा मुआहदा नहीं है कि हम तुर्की में जाके या किसी और मुल्क में जाके कोई फ़िल्म शूट कर सकें या वो लोग यहाँ पे आके कर सकें। इसलिए कि हॉलीवुड की भी बहुत सारी फिल्म्स जो हैं वो मोरक्को में जाके, दीगर कंट्रीज़ में, और वो जो टरेन है, वो जो इलाके हैं, उस तरह के पाकिस्तान में भी इलाके हैं, तो यहाँ पे भी वो सब कुछ हो सकता है। बिल्कुल। देखिए, इससे जाहिर होता है कि आपके जो कल्चर मिनिस्टर्स हैं या फलां मिनिस्टर्स हैं, उनके एजेंडे पे कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। तो वो आप टर्की देख लें, लंदन देख लें, यूके देख लें, अमेरिका देख लें, चाइना देख लें, आपको कहीं पे भी इनके साथ फ़िल्म ट्रीटी नज़र नहीं आती जहाँ पे हम एक दूसरे के साथ फ़िल्म की कोलैबोरेशन कर सकें, हमें डिस्काउंट्स मिलें, हमें इंश्योरेंस मिले, वो है ही नहीं। जब मैंने यूके गवर्नमेंट जब मैं गया तो मैंने उनको वहाँ पे परमिशंस के लिए जब सबमिट किया उनको सीन्स एंड ऑल दैट, तो उन्होंने कहा बट वी डोंट हैव अ ट्रीटी विद, देयर इज़ नो। फिर मैंने बड़ी कोशिश की उस दौर में जो हमारी पाकिस्तानी एम्बेसी उसको ड्राइव करने की कि यार दे शुड हैव राइट अ लेटर टू देम, बट डिडंट हैपन। तो आज भी अगर आप देखते हैं तो उस पर भी ज़ीरो काम हुआ है। आई थिंक जितनी स्पेस इंडिया को मिली है चाइना में थ्रू फिल्म्स, वो पाकिस्तान को नहीं मिली। और इंडियन फिल्म्स अभी चाइना में जी शूट भी हो रही हैं और रिलीज़ भी हो रही हैं। लेकिन पाकिस्तानी फिल्म में अभी डोंकी राजा व्हाटएवर दैट फिल्म वाज, वो सिर्फ एक रिलीज़ हुई है।
तो मैं अक्सर इस बारे में ये कहता हूँ कि हमारा गधा जो है हमारे शेरों से पहले पहुँच गया। तो चाइना इज़ अ टेरिटरी वेयर दैट कंट्रोल्स द ग्लोबल एंटरटेनमेंट की रिलीज़ डेट्स। हॉलीवुड अलाइन करता है चाइना के साथ कि यार ये इनकी रिलीज़ डेट, बिकॉज इट्स ह्यूज। और हमारा तो ब्रदरली सर, वो इतने अच्छे ताल्लुकात हैं। मोर देन 38,000 स्क्रीन्स एंड ऑल स्टेट ओन्ड इन चाइना। सो अगर एक बंदा एक दफ़ा फेल करने के लिए भी फिल्म देख लेता है तो you're प्लेइंग इन मिलियंस। सो आई थिंक इस पे कॉन्क्रीट इवन फॉर सऊदी अरेबिया, आई थिंक वहाँ पे जो एक आप देखते हैं आए दिन इंडियन जो बॉलीवुड शोज जा रहे हैं, एक्टर्स जा रहे हैं, तो जब हम यहाँ से वफ़द जाता है तो उसमें सिर्फ सियासतदान होते हैं। आई डोंट नो वो क्या बात करके आते हैं, क्या नहीं करते हैं, आई डोंट नो। लेकिन मेरे ख्याल में जब वो वफ़द जाता है तो उस वफ़द में बहुत ज़रूरी है कि आप अपने बाकी बिजनेस के एरियाज़ के जो अंडर डेवलप्ड हैं उनको डेवलप करें। आई थिंक वी कैन डू अ लॉट फॉर KSA। आई मीन सऊदी अरेबिया के लिए हमारा एक वहाँ पे तो एक ह्यूज शिफ्ट हो रही है ना पूरी इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की तरफ, और बड़े पैमाने पे इन्वेस्टमेंट हो रही है। मेरे ख्याल में आता है उसको बहुत ज़रूरी कि हम इस वक्त उसके पाइनियर्स बने। पाकिस्तान शुड बी द मेन सप्लायर ऑफ कंटेंट, चाहे वो मेकिंग में है चाहे वो फनाम है, बिकॉज हमारा बहुत गहरा रिश्ता है उनसे और बहुत हमारा एक ताल्लुक़ है उनसे। आपके शोज़ वहाँ पे होने चाहिए, आपके जो आइकॉन्स हैं, जो स्टार्स हैं, जो सिंगर्स हैं, उनको अभी से उधर जाना चाहिए ताकि उनकी एक फ़ैन फॉलोइंग हो, उनकी डेवलपमेंट हो। ये ना हो कि सिर्फ पाकिस्तानी उधर देख रहे हो आपको, बल्कि आई थिंक यू नीड टू ट्रांसफॉर्म देम। जितने बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, वेस्टर्न ब्रांड्स हैं, वो सारों को वो सारे जानते हैं। सो अनलेस प्रॉब्लम सिर्फ ये आती है कि हमारी जो मुल्क है, हमारी जो गवर्नमेंट है, वो सपोर्ट नहीं करती है इस चीज़ को, या वो करती नहीं है, उनके लिए ज़रूरी अच्छा, उसमें एक इशू ये भी नहीं लगता कि कभी भी फिल्म इंडस्ट्री को, कहते तो हम इंडस्ट्री हैं पर एज ए इंडस्ट्री इसको देखा नहीं जाता कि ये वो इंडस्ट्री है जिससे ज़र मुबादला भी जनरेट हो सकता है, मतलब बाहर से रेवेन्यू भी आ सकता है और ये मुल्क के अंदर भी रेवेन्यू जनरेट कर सकता है। आपने बड़ी अच्छी बात की कि अब एक फ़िल्म थी फ्रोज़न, उसका मोर देन $1 बिलियन का बिज़नेस है। अब वो उसका जितना काम है अतर वो मॉडल टाउन लाहौर में हुआ है। आउटसोर्स किया गया था IT डिपार्टमेंट को, क्योंकि वो जो डिज़नी ने आउटसोर्स किया एक कंपनी को, उस कंपनी ने पाकिस्तान में उसको आउटसोर्स किया, उसकी सारी डिज़ाइनिंग एंड ऑल दैट। तो इतना टैलेंट होने के बाद, इतनी बड़ी फैक्ट्री होने के बाद, अगर हमने $2-3 लाख लेके हमने उनको फिल्म बना के दे दी और उन्होंने आगे से $1 बिलियन उससे कमा लिया। सो आई थिंक इस तरह की, और सबसे जो मुझे दुख की बात लगती है, चले हम यूथ की बात करते हैं, मैं कहता हूँ हम बुज़ुर्गों की बात करते हैं, वो बच्चे जिन्होंने कल यूथ और डिसीजन मेकर्स बनना है, उनके लिए 1% कंटेंट नहीं है इस वक्त मार्केट में। अगर मैं अपने बच्चे को कोई वैल्यूज़ वाला कार्टून दिखाना चाहता हूँ या फलां दिखाना चाहता हूँ, मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। वो उनकी नर्चरिंग क्या है, उनकी सारी नर्चरिंग जो है वो वेस्ट से आ रही है, जहाँ से भी वो डेटा रिसीव कर सकते हैं। लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल आजकल मेरी बेटी को कोरियन गाना जो BTS ग्रुप है उसका याद होगा, बट वो K-pop एंड ऑल दैट, तो वो उनको वापस हमें दिल पाकिस्तान पे किस तरह लेके आना है, क्या ऐसा कंटेंट बनाया जाए। देखिए, ये तो हम इस वक्त हंगामी सूरत में बात कर रहे हैं कि जी मैं चाहता हूँ कि ये हो जाए या ये यूथ के लिए हो जाए। यूथ तो अगले 20 साल बाद यूथ नहीं रहेगी या 10 साल बाद यूथ नहीं रहेगी। वो जो पीछे से रेला आ रहा है, जो हर वो बंदा, जो 17,000 बंदा जो डेली टीनेजर बन रहा है पाकिस्तान में, उनके लिए कंटेंट कहाँ है। अगर हम थोड़ी सी रिसर्च करें और देखें कि वो दुनिया में क्या क्या चीज़ देख रहे हैं इस वक्त, और कहाँ कहाँ पे उनका रुझान है, या क्या क्या नैरेटिव वो बाय कर रहे हैं, कहाँ पे वो इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, आई थिंक इट्स अ ह्यूज टास्क। और यकीन कीजिए कि मेरा कोई वोट लेने का या पॉलिटिकल एम्स नहीं है, मेरा सिर्फ डेवलपमेंट के ऊपर मेरा एम है। मैं कई लोगों को, कई मिनिस्टर्स को ये कहता हूँ कि यार आप स्पेयर हेड करें ताकि आपका नाम हो, मुझे सिर्फ काम करने दें, क्योंकि अगले 10 साल बाद इन्होंने माफ़ नहीं करना। अच्छा, वो ये जो चीज़ें जो आप बात करते हैं, ये हुकूमतों से बाला है, हुकूमत से ऊपर, दिस इज़ फॉर पाकिस्तान, कि ये वो चीज़ें जो हम पाकिस्तान के लिए कर सकते हैं। अच्छा, सॉरी आपकी बात करता हूँ, इनकी सपोर्ट के बगैर नहीं हो सकता। द मास, आप देखें PTV है फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू वांट टू ब्रिंग अ चेंज देयर, अगर आई वांट माय किड्स टू वॉच PTV, उसकी प्रोग्रामिंग मुझे ठीक करनी पड़ेगी। उस प्रोग्रामिंग में आई डोंट वांट टू बी, मैं नहीं चाहता हूँ कि मुझे कंट्रोवर्शियल होना चाहूँ या मैं कोई पोलिटिसाइज होना चाहूँ या मैं A साइड लूँ या B साइड लूँ। आई जस्ट वांट टू डू वर्क। आई मीन एक मीनारे पाकिस्तान बनाया जाए
जिसमें कोई सियासत ना हो, लेकिन वो पाकिस्तान की अलामत बने। इस तरह की कोई चीज़ होनी चाहिए एंटरटेनमेंट के अंदर। अच्छा, 80s में हमने देखा हमारा एक ख़ास किस्म का सिनेमा था, फिर 90s में था, पर आगे फिर एकदम से ब्रेक लग गई। तो कहीं ना कहीं इंडस्ट्री का भी तो कोई थोड़ा फॉल्ट होगा ना, जो उसके प्रोफेशनल्स थे, या यू सी के जो निगलेक्ट किया गया स्टेट की जानिब से, जो पैटर्नेज नहीं मिली, वो एक मेन चीज़ है इसके अंदर। देखिए, प्राइवेट प्रोड्यूसर या प्राइवेट बिजनेसमैन जहाँ पे आएगा, अगर आप टेलीविज़न को देख लें तो सारे ड्रामे सास और बहू वाले हैं। सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है, या हम रेटिंग्स को मानते हैं कि जी रेटिंग किस चीज़ की आ रही है, सो रेटिंग बिकेम द जज फॉर एवरीथिंग। तो अगर हम रेटिंग्स के पीछे जाएंगे तो फिर रेटिंग लेने के लिए तो आपको कुछ भी करना पड़ेगा। डेविएट फ्रॉम वैल्यूज। यू डेविएट फ्रॉम वैल्यूज। तो मुझे लगता है कि एंटरटेनमेंट और उसके अंदर हमें एक ऐसा सेक्टर या एक ऐसा एरिया बनाना चाहिए, जैसे फिल्म इंडस्ट्री का आपने बड़ी अच्छी मिसाल दी। वो एक प्राइवेट प्रोड्यूसर्स थे, कोई घर बेच के फिल्म बना रहा है, कोई उधार पकड़ के फिल्म बना रहा है। उसका मेन मकसद ये होगा कि जी उसके ऊपर कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। जितना एक सेंसर बोर्ड है वो चेक कर लेता है कि यार कोई ज़्यादा ना हो इसके अंदर कुछ। उसके अलावा उनको कोई गाइडलाइन नहीं दी गई, उनको एक लार्जर स्ट्रक्चर में ये दिखाया नहीं गया कि आप ये कंटेंट एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। आप सिर्फ गुजरांवाले या फैसलाबाद या इनके लिए फ़िल्म नहीं बना रहे हैं, आप इंटरनेशनली आप देख लें। आपने इन्होंने कितने आसानी से एक फिर दोबारा इंडियन फिल्म को ला के पाकिस्तानी के ऊपर, पाकिस्तानी सिनेमा पे मुसल्लत किया हुआ है। उसको कैनेडियन इंडियन फिल्म का नाम दिया हुआ है, जो आजकल कॉमेडी पंजाबी, यहाँ के 3 कॉमेडियन, एक हीरो उनका, और वो फिल्म यहाँ पे रिलीज़ हो रही है। ग्रेट, आई थिंक द ऑडियंस शुड सी इट, आई एम नॉट अगेंस्ट इट। बट अगर आपने 80% एक्टर्स हमारे ही लेने हैं, और तो फिर आप यहीं पर प्रोडक्शन कर लेना। सो आई थिंक द सपोर्ट इज़ नॉट देयर फ्रॉम एनी इदारा। अब छोटी सी बात है कि आप ट्रीटी नहीं करते, कनाडा के साथ हमारी ट्रीटी नहीं है। तो ये वो सारी चीज़ें जिनके ऊपर हुकूमत को तवज्जो देनी चाहिए, लेकिन वो एक्स्ट्रा वो जो जब कोई मिनिस्ट्री नहीं बचती ना, तो फिर वो कहते हैं कि सर इन्होंने एंटरटेनमेंट। एनीवे, ये जो फिल्म है, बहुत सारी हमने सीरियस बातें भी की, पर इसमें बड़ी इंटरटेनमेंट है, आप लोगों ने ज़रूर देखनी है। शान साहब की गुफ्तगू उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। हमेशा की तरह हमें इजाज़त दीजिए।